Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Nargis Fatma, lecturer from Zoology Department, Pyas College, Kasur. As a co-teacher of course Evolution and Principles of Systematics. Main teacher is Dr. Muhammad Mudassar Shehzad from Division of Science and Technology from University of Education, Lahore. Our today's topic is co-evolution. All the rights of this lecture are transferred to the University of Education, Lahore. Now, let's start the lecture. The conditions that an animal must meet to survive are unique for every species. What many species have in common, however, is that population density and competition impact population in predictable ways. In addition, unstable environmental conditions may prevent animals' population from reaching the carrying capacity of the environment. इसका मतलब ये है कि जो अनस्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो रोकती हैं किसी भी एनिमल पॉपुलेशन को कि वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी की हद तक पहुंच सकें। और जब हम पॉपुलेशन रेगुलेशन के हवाले से बात करें तो हमें टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस मिलते हैं या कंपटीशन मिलते हैं अमंग द पॉपुलेशंस, इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन तब होता है जब जो है एनिमल्स यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज को और इन सम वे इंटरफेयर विद ईच अदर टू रिक्रूटमेंट ऑफ दोज रिसोर्सेज। Competition among members of same species called intraspecific competition is often intense because the resource requirement of individuals of a species are nearly identical. अब जो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन किसी भी स्पीशी का जो कि सेम होती हैं वो बहुत इंटेंस होता है, इसलिए क्योंकि जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है उस स्पीशीज की इंडिविजुअल्स की वो तकरीबन आइडेंटिकल होती है। और ये जो कंपटीशन है इस टाइप का ये विदाउट इंडिविजुअल्स अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं भी आ रहे तब भी ये अकर हो सकता है। मिसाल के तौर पर the early bird that gets the worm may not actually see the later arrivals. In other instances, the actions of one individual directly affect another. Territorial behavior and the actions of socially dominant individuals are example of direct interference. Now, what about the interspecific competition? When members of different species compete for resources, one species may be forced to move or become extinct, and the two species may share the resources and coexist. So हम कह सकते हैं कि जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है वो एक पावरफुल इकोलॉजिकल फोर्स है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम। यहाँ आपको दो बार्निकल्स की जो है वो स्पीशीज मिलेंगी, कैथेमिलस और बैलेनस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो किस तरह जो कंपटीशन है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन वो एज अ पावरफुल इकोलॉजिकल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है। नाउ here are three zones. Number one is the lower intertidal zone and the middle intertidal zone, and this is one is the upper intertidal zone. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैथेमिलस इज वेरी वनरेबल टू प्रेडेशन इन लोअर इंटरटाइडल जोन, कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं और शिकार हो जाता है कहाँ लोअर इंटरटाइडल जोन में, जिसको हम यहाँ पे आप एरो में भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्रेडेशन का शिकार हो गया। ठीक है, तो फिर देखें आप कि क्या है कि आगे फर्दर अगर हम मिडल इंटरटाइडल जोन में मूव करते हैं तो क्या है कंपटीशन विद बैलेनस एक्सक्लूड्स कैथेमिलस फ्रॉम मिडल इंटरटाइडल जोन। अब यहाँ पे जो कंपटीशन है वो क्या होता है बैलेनस के साथ, और बैलेनस एक्सक्लूड कर देता है किसको, कैथेमिलस को फ्रॉम द मिडल इंटरटाइडल जोन। यहाँ के आप देख भी रहे होंगे। फिर क्या है अपर इंटरटाइडल जोन, यहाँ पे क्या है जोन इनहिबिटेड बाय एडल्ट कैथेमिलस। इसकी क्या रीजन है कि यहाँ पे जो है अपर इंटरटाइडल जोन में कैथेमिलस जो है एडल्ट कैथेमिलस वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और डेसिकेशन प्रिवेंट्स कैथेमिलस फ्रॉम इनहिबिटिंग हायर लेवल्स।
और अगर हम हायर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे डेसिकेशन जो है एक ऐसी इकोलॉजिकल फोर्स है जो कि कैथेमिलस को प्रिवेंट कर रही है फ्रॉम इनहिबिटिंग द हायर लेवल्स। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो एक पावरफुल इकोलॉजिकल फोर्स है। Many studies have shown that competing species can coexist. Coexistence can occur when species utilize resources in slightly different ways and when the effects of interspecific competition are less severe than the effects of intraspecific competition. इसका मतलब ये है कि जो स्पीशीज हैं कंपीटिंग वो को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं और को एग्जिस्टेंस तब होती है जब स्पीशीज यूटिलाइज करती हैं रिसोर्सेज को थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में, और जो अफेक्ट होते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के वो कम शदीद होते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की निस्बत। और अगर हम यहाँ पिक्चर में बात करें, यहाँ डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वार्बलर जो बर्ड है उसकी स्पीशीज आपको दिखाई गई हैं। तो रॉबर्ट मैकआर्थर स्टडीड 5 species of warbler that all use the same caterpillar prey. Warblers partition their spruce tree habitats by dividing a tree into preferred regions for foraging. Although foraging regions are overlapped, competition was limited and the 5 species coexisted. जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देखें कि ये 5 स्पीशीज हैं। केप में वार्बलर है, ये ब्लैक बर्नियर वार्बलर है, ये ब्लैक थोरेटेड ग्रीन वार्बलर है, ये बे ब्रेस्टेड वार्बलर है, ये येलो रम्प्ड वार्बलर है ये। और देखें आप कि इन्होंने अपने हैबिटेट्स को जो है पार्टीशन कर लिया है मुख्तलिफ जो है प्रेफर्ड रीजन्स में फोरेजिंग के हवाले से। ये देखें जैसे केप में वार्बलर है, इस ये कहाँ प्रेफर कर रहा है रहना, न्यू नीडल्स एंड बर्ड्स एट द टॉप ऑफ ट्री। और अगर हम बात करें ब्लैक बर्नियर वार्बलर की तो ये कहाँ प्रेफर कर रहा है, न्यू नीडल्स एंड बर्ड्स ऑफ अपर ब्रांचेस। और इसी तरह अगर हम ब्लैक थ्रेडेड ग्रीन वार्बलर की बात करें तो ये कहाँ प्रेफर कर रहा है, कौन से रीजन में, न्यू नीडल्स एंड बर्ड्स एंड सम ओल्डर नीडल्स। इसी तरह बे ब्रेस्टेड वार्बलर की बात करें तो वो कहाँ प्रेफर कर रहा है, ओल्ड नीडल्स एंड बेयर एंड लाइकन कवर्ड मिडल ब्रांचेस। और अगर येलो रम्प्ड वार्बलर की बात करें तो ये कहाँ प्रेफर कर रहा है फॉर फोरेजिंग, बेयर और लाइकन कवर्ड लोअर ट्रंक एंड मिडल ब्रांचेस। Competing species can divide resources in many ways. Partitioning, however, cannot occur indefinitely because the total quantity of any resource is limited. If individuals in a population cannot obtain enough of a resource to support reproduction, then similarities between species become important limiting factors and the competition exclusion principle occur. Now, coevolution. Coevolution involves the joint evolution of two or more species as a consequence of their ecological interaction. इसका क्या मतलब है कि कोएवोल्यूशन का मतलब है कि जॉइंट एवोल्यूशन होती है टू और मोर स्पीशीज की, किसके नतीजे में, उनके जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन स्पीशीज आपस में करती हैं। द एवोल्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल रिलेटेड स्पीशीज इज समटाइम्स coordinated such that each species exerts a strong selective influence on the other, और इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, कोएवोल्यूशन। कोएवोल्यूशन में occur when species are competing for same resource or during predator-prey interactions. In evolution, the predator-prey relationships, for example, natural selection favors the development of protective characteristics in prey species. Similarly, selection favors characteristics in predators that allow them to become better at catching and immobilizing prey. इसका मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं कोएवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स के हवाले से एग्जांपल्स मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी इकोलॉजिकल जो है फोर्स जिसने जो है मेजर पार्ट प्ले किया, तो दैट वाज नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन अगर जो है प्रेडेटर के हवाले से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डेवलप कर रही है जो उसको फ़ायदा देती है, तो सिमिलरली नेचुरल सिलेक्शन जो है वो प्रे को भी
फ़ायदा दे रही है कि वो भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करे जो उसको फ़ायदा दें। तो predator prey relationships को evolve when a change toward greater predator efficiency is countered by increased elusiveness of prey. If evolutionary traits are balanced, neither species wins this evolutionary arms race. If not balanced, then one species becomes extinct and another species takes its place. Evidence documenting the development of predator-prey relationship through coevolution, however, is scanty. तो अगर हम बात करते हैं कि प्रेडेटर प्रे के हवाले से, तो एक स्पीशी जो है, अगर ये जो फोर्सेस बैलेंस ना हो तो एक जो स्पीशी है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है और दूसरी उसकी जगह ले लेती है। और हमें इस किस्म की जो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप की जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो इस हवाले से, कोएवोल्यूशन के हवाले से इतने नहीं हैं। कोएवोल्यूशन इज एन ऑब्वियस in the relationships between some flowering plants and their animal pollinators। तो हमें कुछ जो flowering plants हैं और उनके animal pollinators हैं, तो वहाँ पे भी हमें coevolution का जो concept है नज़र आता है। अर्ली लैंड प्लांट्स जो जैसे मिसाल के तौर पर were dependent on wind, वो डिपेंड करते थे विंड पे, रेन पे to achieve pollination। तो जो क्रॉस pollination है become more likely तब हुई जब कब when insects, birds और bats began carrying pollen from one flower to another. Plants that display adaptations for attracting specific pollinators or animals that display adaptations for extracting pollen and nectar from specific plants are demonstrating the results of coevolution। तो इसको हम फर्दर जो इस कंसेप्ट को हम आगे जो फर्दर स्लाइड्स हैं उसमें भी डिस्कस करेंगे। Now, if we talk about the interspecific interactions, members of other species can affect all characteristics of a population. Interspecific interactions include herbivory, predation, competition, coevolution, and symbiosis. Now, what is symbiosis? Symbiosis is an ecological coupling of two or more species in a coevolutionary relationship. The artificial categories that zoologists create, however, rarely limit animals. Animals often do not interact with other animals in only one way. The nature of interspecific interactions may change as an animal matures or as seasons or the environment changes. इसका मतलब ये है कि जो इंटरेक्शंस होते हैं एनिमल्स के दरमियान वो हमेशा एक तरह के नहीं होते, डिपेंड करता है नेचर उन स्पेसिफिक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस पे जो कि चेंज होते रहते हैं, जैसे एनिमल मैच्योर कर जाता है या सीजन्स की वजह से या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। यहाँ पे एक टेबल की मदद से आपको जो है समझाने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पे देखिए स्पीशीज़ ए है और ये स्पीशीज़ बी है। अगर तो दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे को बेनिफिट कर रही हैं तो उस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। अगर एक स्पीशी बेनिफिट हासिल कर रही है और दूसरी जो है उससे अफेक्ट नहीं हो रही, तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, कमेंसलिज्म। अगर एक बेनिफिट हासिल कर रही है और दूसरी हार्म्ड हो रही है तो इसको क्या कह सकते हैं, प्रेडेशन भी हो सकती है, हर्बीवोरी भी हो सकती है, पैरासिटिज्म भी हो सकती है। अगर तो एक बेनिफिट इफेक्ट नहीं हो रही और दूसरी बेनिफिट हासिल कर रही है तो ये कमेंसलिज्म है। अगर दोनों ही इफेक्ट नहीं हो रही तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। अगर एक इफेक्ट नहीं हो रही और दूसरी हार्म्ड हो रही है तो अमेंसलिज्म है। अगर तो एक हार्म हो रही है और दूसरी जो है वो बेनिफिट हासिल कर रही है तो प्रेडेशन भी हो सकती है, हर्बीवोरी भी, पैरासिटिज्म। अगर एक हार्म हो रही है और जो दूसरी है वो नॉट अफेक्टेड तो ये अमेंसलिज्म होगी। अगर तो दोनों ही हार्म्ड हो रही हैं एक दूसरे से तो देन दिस इज कंपटीशन। नाउ प्लांट एनिमल कोएवोल्यूशन। प्लांट्स हैव नो अपॉर्चुनिटी टू फ्ली और टू हाइड। Evolved defenses reflect these। ये देखें, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये देखें थॉर्न्स हैं, स्पाइन्स हैं, कितने थिक और लेंथ में भी कितने जो है वो इंक्रीज लार्ज लेंथ में हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ना तो ये भाग सकते हैं और ना ही छुप सकते हैं।
तो फिर देखें कि अपने आप को इन्होंने एनवायरनमेंट में फिट रखने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए फिर कुछ इन्होंने करैक्टरिस्टिक्स इवॉल्व कर ली हैं जो कि अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसके नतीजे में हम देखते हैं कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो भी इनके साथ ही को इवॉल्व हुए हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं इनके स्पाइंस में जो हैं वो शेल्टर हासिल करते हैं। तो देखिए साइड बाय साइड जो दोनों प्लांट और एनिमल वो क्या हैं, अपनी इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो को इवॉल्व हुए हैं। Many plants, particularly those in arid climates, produce sharp spines to protect themselves from herbivores. अब देखिए ये कितने ज़्यादा शार्प स्पाइंस हैं और बहुत से जो प्लांट्स एरिड एनवायरनमेंट में क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, ये शार्प स्पाइंस जो है प्रोड्यूस करते हैं और उसकी रीज़न ये होती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स कि वो एनिमल्स जो इनको खाने की कोशिश करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये स्पाइंस देखें, ये इसने इसको खाने की कोशिश की प्लांट को, तो ये देखें स्पाइंस जो हैं वो ढेर सारे इसके साथ पर्ट्स हो गए। और herbivores that attempt to feed on them may be pierced by the spines and perhaps even infected। और अगर कुछ ज़्यादा बुरी तरह से जो है स्पाइंस इनको चुभ जाएं तो क्या होता है कि इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। तो फिर जो एनिमल्स हैं वो फिर नेक्स्ट टाइम जो है इस किस्म के प्लांट्स को खाने से वो अवॉइड करेगा, क्योंकि स्पाइंस जो हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फिर तकलीफ का बायस बनते हैं जब उस एनिमल में इन्फेक्शन हो जाता है। अदर प्लांट्स में प्रोड्यूस केमिकल डिफेंसेस, और कुछ जो प्लांट्स हैं उन्होंने केमिकल डिफेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रोड्यूस की ताकि जो है वो केमिकल डिफेंस हासिल कर सके अगेंस्ट द इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स। These are often referred to as secondary chemical compounds, और इनको हम secondary chemicals compound भी कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये टोबैको प्लांट है और ये देखें ये निकोटीन का फार्मूला है। टोबैको प्लांट्स प्रोड्यूस निकोटीन which disturbs the metabolism of insects feeding on the leaves। अब जो टोबैको प्लांट है वो निकोटीन प्रोड्यूस कर रहा है ताकि जो है वो डिस्टर्ब कर देता है मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसेक्ट्स का जो कि उस पर फीड करते हैं। निकोटीन क्या है? निकोटीन जो है कंपाउंड है जो कि टोबैको में पाया जाता है। इवन कि आप देखें कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उसमें भी अच्छी खासी अमाउंट जो है निकोटीन की पाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है नुकसानदेह है सेहत के हवाले से। जो कि स्मोकर्स हैं, स्मोक करते हैं, इवन कि पैसिव स्मोकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इसके बहुत ज़्यादा जो है नुकसान इंसान की ओवरऑल हेल्थ पे भी है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है और लंग्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स में भी इसी तरह जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो टोबैको प्लांट में बजाते खुद जो निकोटीन की अमाउंट है सर्टन पर्टिकुलर वो उसके जब वो इंसेक्ट्स उस पर फीड करते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म को वो डिस्टर्ब कर देती है। Seeds of some morning glories contain D-lysergic acid. It is believed that this leads to increased predation on insects that feed on the seeds. ये मॉर्निंग ग्लोरी का जो है वो फ्लावर है और ये सीड्स हैं। तो जो मॉर्निंग ग्लोरीज है वो प्रोड्यूस करता है डी-लाइसर्जिक एसिड और ये ख्याल किया जाता है कि वो इंसेक्ट्स जो इसके सीड्स को खाते हैं और इसके सीड्स पे फीड करते हैं वो ज़्यादा जो है प्रेडेशन का शिकार हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर इंसेक्ट्स। हॉर्स रेडिश एंड अदर मेंबर्स ऑफ मस्टर्ड फैमिली प्रोड्यूस मस्टर्ड ऑयल। ये देखें हॉर्स रेडिश जो है प्लांट है, मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? मस्टर्ड ऑयल। दिस इज अ टिश्यू टॉक्सिन होता है दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, और ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स से प्रोटेक्शन देता है। मिल्कवीड एंड डॉगबेन प्रोड्यूस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स विच आर टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स। ये मिल्कवीड का प्लांट है और ये डॉगबेन है और ये जो दोनों है प्रोड्यूस करते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जो कि टॉक्सिक होते हैं इंसेक्ट्स के लिए। तो ये भी देखें एक डिफेंस का मैकेनिज्म है।
और यहाँ पे देखें आपके इसी जो प्लांट्स ने जो अपना डिफेंस का एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया है टू प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स, तो इसी फिनोमिना को देखते हुए आर्टिफिशियल फिर स्प्रे किए जाते हैं इन्हीं केमिकल्स के क्रॉप्स के ऊपर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स. Now, mutualism. Interactions can be favorable to both species involved. Mutualism का क्या मतलब है कि जो इंटरेक्शन हो रहे होते हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, वो फेवरेबल होते हैं उन दोनों स्पीशीज के लिए जो कि उस इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं. अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म. नाउ यहाँ आप देखेंगे ये क्लीनर फिश की एग्जांपल है. दिस इज स्मॉल ब्राइटली स्ट्राइप्ड क्लीनर फिश. ये देखें यहाँ पे ये आपको स्मॉल जो है ब्राइटली स्ट्राइप्ड क्लीनर फिश नजर आ रही है ऑफ द रेस फैमिली. Is collecting meal about the relaxed mouth of a large reef fish grouper which benefits from the cleaning. अब ये देखें ये एक फिश है जो कि जिसका रिलैक्स माउथ है और यहाँ पे ये स्मॉल जो फिश है ये क्या कर रही है, अपना मील हासिल कर रही है, खाना खा रही है, और जो बदले में जो फिश है वो क्या है, उसकी सफाई हो रही है. तो इसका क्या मतलब है कि एक फिश को खाना मिल रहा है और दूसरी फिश को बदले में उसकी सफाई हो रही है. तो ये जो इंटरेक्शन है ये दोनों को फायदा दे रहा है और ये फिर एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की. Some ants and aphids have evolved an interaction in which the ants protect the aphids and transport their eggs. कुछ एंड्स और एफिड्स ने भी जो है इवॉल्व किए हुए इंटरेक्शंस जिसमें कि एंड्स जो है प्रोटेक्ट करती हैं एफिड्स को और ट्रांसपोर्ट करती हैं उनके एग्स को. और द एफिड्स प्रोड्यूस हनी ड्यू फ्रॉम ट्री सैप विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय द एंड्स. तो एफिड्स क्या करते हैं, हनी ड्यू प्रोड्यूस करते हैं ट्री सैप से, जो कि फिर जो है बदले में एंड्स जो है इस्तेमाल कर लेती हैं. तो देखिए ये भी डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे. तो ये जो इंटरेक्शन है ये भी किसकी एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म की. तो दोनों को बेनिफिट कर रहा है ये इंटरेक्शन, एंड्स को भी और एफिड्स को भी. Actiniae ants live in the New World tropics and culture fungus in the genus Leucocorenae. ये जो एंड्स हैं ये स्पेशल टाइप की एंड्स हैं जो कि पाई जाती हैं न्यू वर्ल्ड ट्रॉपिक्स में और कल्चर करती हैं फंगस को जीनस ल्यूकोकोरेनाए. नाउ लीफ कटर एंड्स, ये भी एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की. Above the ground, ants cut small pieces of leaves and carry them to their underground nests. क्या करती हैं एंड्स, छोटे छोटे, ये देखें डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, जो लीव्स हैं और उसके पार्ट्स को कट करती हैं और अंडरग्राउंड फिर उसको ले जाती हैं अपने नेस्ट के करीब. Where they chewed leaves and rich soil. Into the soil, bits of fungi are planted that grow and provide food for the ants. और फिर क्या करते हैं कि ये उसको वहाँ चबाती हैं और फिर जो है ढेर सारी जो फंजाई है वो वहाँ पे ग्रो कर जाती है जो कि फिर फूड प्रोवाइड करती है एंड्स के लिए. The ants carry on their bodies the bacterium Streptomyces, which produces antibiotics to fight a fungal parasite. अब होता क्या है ये देखें, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो एंड्स हैं उनकी बॉडी में बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस पाया जाता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है बदले में एंटीबायोटिक्स, ताकि वो फाइट कर सके फंगल पैरासाइट्स से. तो ये जो एग्जांपल है ये भी म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल. यहाँ पे अब एक और एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म के हवाले से. द स्मॉल स्पेनिश हॉक फिश, ये देखें ये स्मॉल स्पेनिश हॉक फिश है. Dashes into the mouth of a willing barracuda. ये willing barracuda fish है where it feeds on debris and parasites. और ये fish किस पे feed कर रही है, debris और parasites पे. The hawkfish gains a meal. अब hawkfish को खाना मिल रहा है and the barracuda gains the cleaning. और जो barracuda है उसकी बदले में cleaning हो रही है. तो इस इंटरेक्शन से दोनों को ही फायदा हो रहा है, म्यूचुअल फायदा हो रहा है, और इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म. Now ants and acacia.
अकेशिया इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्री इन ट्रॉपिकल रीजन्स। अकेशिया जो है वो एक ट्री है जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल रीजन्स में, और एंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होती हैं इस ट्री के साथ, जो कि आगे फर्दर स्लाइड्स में आपको क्लियर किया जाता है। In Mexico, Acacia cornigera has a close mutualistic association with the ant Xidomyrmex ferruginea. ये देखें आप यहाँ पे, ये स्पेसिफिक टाइप की जो है एग्जाम्पल है, फिगर में भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये एंड्स हैं जो कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है एक खास टाइप के जो है अकेशिया के ट्री के साथ। नाउ एंड्स एंड अकेशिया, look at these two diagrams. This is the diagram A and this is the diagram A. Here you can see the ants sitting on the leaves of acacia's tree, and here is the ant entering into the hole of a thorn of acacia tree. In figure A, ants feed on the Beltian bodies produced at the tips of the leaves by the acacia tree and of the nectaries along the stems. अच्छा, अब जो एंड्स हैं वो फीड करती हैं किस पे? बेल्टियन बॉडीज। बेल्टियन बॉडीज क्या हैं? ये आपको ये देखें, ये टिप पे, लीफ के टिप पे ये राउंड सी आपको कुछ बॉडीज नज़र आ रही हैं जिसको हम बेल्टियन बॉडीज कहते हैं। एंड्स सिर्फ इस पार्ट को खाती हैं और ये न्यूट्रिशियस पार्ट है एंड्स के लिए, और ये जो है एंड्स कट कर लेती हैं और इसको फिर खाती हैं। और इसके अलावा जो है ऑफ द नेक्ट्रीज अलोंग द स्टेम्स, और फिर जो स्टेम के अलोंग जो नेक्ट्रीज हैं उसको। तो ये जो फीडिंग मैकेनिज्म है एंड्स का। बी में अगर हम देखें तो एंड्स लिव इन द होलो में रहती हैं, स्वेलम थॉर्न्स और ऑफ द अकेशिया, और ये स्वेलो थॉर्न्स हैं अकेशिया ट्री के। द एंड्स प्रोटेक्ट द अकेशिया फ्रॉम फाइटोफेगस इंसेक्ट्स एंड फ्रॉम द ओवर ग्रोथ ऑफ कंपीटिंग स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स। तो फिर क्या है कि देखिए, एक तो जो है एंड्स फीड कर रही हैं और बदले में क्या है, जो अकेशिया ट्री है वो उनको एक तो शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा जो है एंड्स प्रोटेक्ट कर रही हैं अकेशिया ट्री को फ्रॉम जो है फाइटोफेगस जो इंसेक्ट्स हैं उनसे, और इसके अलावा उन कंपीटिंग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स की जो कि ओवरग्रोन करने की कोशिश करते हैं अकेशिया ट्री के अगेंस्ट। तो ये बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। Now the question is, how could such a close relationship evolve? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो इतना क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन द अकेशिया एंड एंड्स, ये कैसे इवॉल्व हुआ? Perhaps, तो आंसर क्या है? Acacias develop thorns for protection from herbivores. कि अकेशिया ने जो है वो थॉर्न्स डेवलप कर लिए अपने आप को बचाने के लिए हर्बीवोर्स से। या एंड्स began to use acacias as nesting sites. एंड्स ने जो है अकेशिया को नेस्टिंग साइट्स के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंड्स डिड नॉट डिफोलिएट द होस्ट प्लांट वुड बी एबल टू कंटिन्यू नेस्टिंग देयर। In addition, if they attack neighboring plants of other species, the host acacia would benefit and so would the ants. कि अगर जो वो एंड जो कि डिफोलिएट नहीं कर पाती थी अपने होस्ट प्लांट को, उन्होंने जो है नेस्टिंग बनाना शुरू कर दी। इन एडिशन, और अगर वो अटैक अपने दूसरे नेबरिंग प्लांट्स की अदर स्पीशीज से अटैक हो जाती थी तो होस्ट अकेशिया जो है उनको फ़ायदा पहुंचाता था, और इसी तरह जो एंड्स को भी। Ants would be predisposed to defending their nest sites. This behavior could easily be extended to defending the host acacia. Finally, any acacia that produced a food supplement such as nectaries or Beltian bodies would sport more ants and thus be favored. और जो प्लांट जो है ज़्यादा नेक्टरीज या बेल्टियन बॉडीज प्रोड्यूस करता था वो फिर ज़्यादा जो है फेवर हो जाता था एंड से, और ये वजह हो सकती है कि ज़्यादा जो फिर सप्लीमेंट मिल रही होती थी एंड्स को वो फिर उस ट्री से मिलती थी जो कि ज़्यादा नेक्टरीज या बेल्टियन बॉडीज प्रोड्यूस करता था। तो ये सारी जो है आंसर्स इस क्वेश्चन के आंसर में हम दे सकते हैं।
क्योंकि अब ये क्योंकि रिलेशनशिप जो है म्यूचुअलिज्म का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है और ये इवॉल्व हुआ है, तो हम मुख्तलिफ वे से इसको सोचते हुए ये मुख्तलिफ जो है हम आंसर करने की कोशिश की। Honeybees and flowers. A major evolutionary advancement of the Mesozoic era was the appearance of flowering plants or angiosperms. Mesozoic era की अगर हम बात करें तो मेजर जो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांसमेंट हुई थी वो थी कि फर्स्ट टाइम जो फ्लावरिंग प्लांट्स या जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं वो अपीयर हुए थे इसी ईरा में। While the gymnosperms that preceded them और जो कि gymnosperms जो कि इनके बाद में आए relied largely on the wind for pollination, वो बिल्कुल ज़्यादातर rely करते थे pollination के लिए wind पे। Many angiosperms use animals vector to transfer pollen और ज़्यादातर जो है एनिमल्स को यूज करते थे एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर पोलन्स जो कि एंजियोस्पर्म्स थे। Among the best known flower pollinators are honeybees और सबसे बेस्ट जो फ्लावर पोलिनेटर्स हैं वो कौन है? honeybees. Honeybees are attracted to flowers for nectar and pollen और honeybees जो हैं वो क्यों अट्रैक्ट होती हैं किसी फ्लावर्स की तरफ नेक्टर हासिल करने के लिए और pollen. They have specialized pollen baskets. ये देखें आपको pollen baskets भी नजर आ रही हैं on their legs, which are filled with pollen during flower visit. In the visits, the honey bees transfer pollen from one flower to another. अब होता क्या है कि जब भी जो हनी बी है वो किसी भी फ्लावर का विजिट के लिए आती है तो ये जो पोलन बास्केट हैं इसके अंदर जो है पोलन्स वो स्टोर हो जाते हैं और फिर जब वो किसी भी दूसरे फ्लावर की विजिट पे जाती है तो वहाँ पे वो उसको ट्रांसफर कर देती है पोलन्स को फ्रॉम वन फ्लावर टू एन अदर। Flowers attract pollinators with a variety of elaborate olfactory and visual adaptations. Insects pollinated flowers are usually yellow or blue because insects see these wavelengths of light best. In addition, petal arrangements often provide perches for pollinating insects. अब हम बात कर लेते हैं बर्ड्स के हवाले से, जैसे हमिंग बर्ड्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं। Flowers pollinated by hummingbirds, on the other hand, are often tubular and red. तो इस किस्म के फ्लावर्स ट्यूबुलर और रेड होते हैं। Hummingbirds have a poor sense of smell but see the red very well. उनकी सेंस ऑफ स्मेल तो इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन वो रेड कलर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। The long beak of hummingbirds is an adaptation that allows them to reach far into tubular flowers. तो जो लॉन्ग बीक पाई जाती है हमिंग बर्ड्स में वो एक अडेप्टेशन है जो कि उनको अलो करती है कि वो ट्यूबुलर फ्लावर्स में डीप इनसाइड जा सकें। देयर हॉवरिंग एबिलिटी मीन्स दैट दे हैव नो नीड फॉर अ पर्च और उनकी हॉवरिंग एबिलिटी का मतलब है कि उनको पर्च की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। हमिंग बर्ड्स हैव अ सिमिलर को-इवॉल्व्ड रिलेशनशिप विद प्लांट्स। One particular striking example of co-evolution between a hummingbird and a flower plant occurs in the tropics. Anciphera anciphera is a hummingbird with an extremely long bill in excess of 8 centimeters. It feeds almost exclusively on passion flowers, which store their nectar deep within tubular flowers. The structure of the flower excludes virtually all other nectar-feeding animals, limiting competition for the hummingbird and reduces the chances of cross-pollination with other plant species. तो ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। Now a flower of an orchid. This is another example. Note the distinguishing nectar guides the spots near the center of the flower. Now let's discuss another example of mutualism, as you can see in this diagram of birds and crocodiles. This African crocodile relaxes and holds its mouth open. This signals Egyptian plovers to enter and safely feed on fouling parasites and debris. The crocodiles gain a cleaning and the plovers a meal.
होता क्या है कि जब ये क्रोकोडाइल जो है अपना माउथ ओपन करके रिलैक्स कर रहा होता है, तो जो इजिप्शियन प्लोरर बर्ड्स हैं उनको सिग्नल मिलता है और वो क्या करते हैं कि उसके माउथ में दाखिल होकर जो पैरासाइट्स और डेब्रिस वहाँ पर मौजूद होता है उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल है उसकी सफाई हो जाती है माउथ की, और जो प्लोरर्स हैं उनको खाना मिल जाता है। तो ये दोनों को फायदा दे रहा है इंटरेक्शन। तो ये कौन सा इंटरेक्शन हुआ? म्यूचुअलिज्म। Another example of mutualism is of oxpecker. This red-billed oxpecker forages for parasites on the back of African ungulates. Here the oxpecker is working around the neck of domestic cattle. Parasites tend to collect along the back of the neck where scratching cannot dislodge them. The oxpecker gains a meal and its customers get rid of parasites. तो क्या है कि ये जो रेड बिल्ड ऑक्सपेकर है ये पैरासाइट्स वगैरह जो कि अफ्रीकन अंगुलेट्स की नेक पे मौजूद होते हैं वहाँ से ये उन पैरासाइट्स को खाता है, और जो कैटल है वो इतनी आसानी से खारिज नहीं कर सकती या स्क्रैच नहीं कर सकती, नेक पे मौजूद जो पैरासाइट्स की वजह से होती है, तो ना ही उन पैरासाइट्स को वहाँ से खारिज करके हटा सकती है। तो क्या होता है कि बर्ड जो है वो खाना हासिल कर लेता है, उन पैरासाइट्स को खा लेता है, और जो कैटल है वो उन पैरासाइट से उसको निजात मिल जाती है। तो ये जो बिहेवियर है ये भी किसकी एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म। Now we will discuss about another type of interaction which is commensalism. In some cases interactions are not symmetric, i.e. one organism benefits while the other is not impacted. इसका मतलब ये है कि ये इस टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा हासिल हो रहा होता है लेकिन दूसरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर आप डायग्राम में देखें कि ये ज़ेब्रा है और ये जो है कैटल एग्रेट बर्ड है। अब ये इसकी बैक पे बैठा हुआ है, इंसेक्ट्स वगैरह खाएगा, लेकिन वो तो खा रहा है, उसको तो फ़ायदा हासिल हो जाएगा, लेकिन ज़ेब्रा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। Now orchid flowers that mimic specific female wasps. ये हैं ऑर्चिड फ्लावर्स जो कि बिल्कुल मिमिक्री शो कर रहे हैं फीमेल वेस्प्स। द फ्लावर्स मिमिक्री अट्रैक्ट मेल वेस्प्स दैट अराइव अटेम्प्टिंग टू मेट। अब क्या होता है कि क्योंकि ये फ्लावर्स बिल्कुल मिमिक्री शो कर रहे हैं फीमेल वेस्प्स की तरह, तो जो मेल वेस्प्स हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इस कोशिश में कि वो उनके साथ मेटिंग कर सकें। इंस्टेड मेल्स ओनली गेट डोज्ड विद पोलन, क्योंकि वो रियल तो फीमेल वेस्प है नहीं, तो फिर क्या होता है कि सिर्फ जो है वो मेल जो वेस्प हैं वो पोलन ही हासिल कर सकते हैं, which they carry to the next expected amorous rendezvous। क्या मतलब है कि जब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मेटिंग के लिए वो जाते हैं तो वो वहाँ पे सिर्फ पोलन ही पहुँचा सकते हैं, क्योंकि रियल ये वेस्प फीमेल वेस्प नहीं है। Now skunk cabbage. Rolled within its large leaves are the reproductive parts of the plant। ये देखें आप यहाँ पे skunk जो है cabbage देख भी सकते हैं। When these mature, a pungent odor is released, drawing in insects that naturally seek such odors। तो जब ये मेच्योर हो जाते हैं बहुत पंजेंट तेज सी स्मेल रिलीज करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो इसकी तरफ कुदरती तौर पर खींचे चले आते हैं इसकी ऑर्डर की वजह से। In searching within the flower for the odor, they become covered with pollen, which they carry to other plants as they continue their search। और जब वो उस ऑर्डर की सर्च में फ्लावर तक पहुंच जाते हैं तो वो पोलन से कवर हो जाते हैं और फिर जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है वो पोलन को पहुंचा देते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी सर्च को। Interspecific interactions have shaped many other characteristics of animals. For example, predator-prey systems have led to some unusual adaptations, e.g. coloration patterns in either predator or prey species.
and we will now discuss in further slides. Now, camouflage. Here you can see in this diagram stone plants. These plants of dry and desert areas collect water within their tissues and occur in spare habitats where they could be easily spotted by grazing or browsing herbivores. However, their unusually rounded shape seems to make them appear like uninteresting stones which are overlooked, and these plants escape being eaten. तो यहाँ पे ये देखें कि ये राउंडेड शेप बॉडी है इनकी, तो क्या होता है जब एनिमल्स या हर्बीवोर्स इनको देखते हैं तो वो इसी तरह लगता है कि जैसे कोई अनइंटरेस्टिंग स्टोन्स पड़े हुए हैं, तो जो एनिमल्स हैं वो इनको फिर खाए बगैर आगे चले जाते हैं, तो इस तरह ये बच जाते हैं. Now let's discuss some other examples of camouflage inedible. The resemblance of these insects to inedible plants parts affords them some protection from prowling insect-eating predators such as birds. जैसा कि यहाँ पे बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये देखें, ये है जियोमेट्रिड मोथ लार्वा. ये देखें यहाँ पे ये इसने अपने आप को हाइड किया हुआ है, कैमोफ्लेज किया हुआ है. ये यहाँ पे आप देखें लीफ फुटेड बग है, इसने देखें कितनी खूबसूरती के साथ अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है. यहाँ पे वॉकिंग स्टिक है और इसने भी देखें कितनी खूबसूरती के साथ अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है. और यहाँ पे ट्री हुपर है और इसने भी बड़ी खूबसूरती के साथ अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है. नाउ यहाँ पे जियोमेट्रिड मॉथ है और यहाँ पे ये देखें अपनी इन्वायरमेंट के साथ किस तरह ये मर्ज हुआ हुआ है और कैमोफ्लेज हुआ हुआ है. तो ये क्या है कि जो इंसेक्ट ईटिंग प्रेडेटर्स हैं जैसे कि बर्ड्स हैं उनसे बड़ी जो है अच्छे तरीके से बच जाते हैं. किस वजह से? क्योंकि ये बिल्कुल बहुत माहिर होते हैं अपने आप को कैमोफ्लेज करने में with their environment. Now discuss another example of camouflage with respect to coloration and shape. यहाँ पे आप देखें कि आपको जो है सी हॉर्स ये नज़र आ रहा है बिल्कुल सेंटर में. is camouflaged within the branches of this colonial sea fan. ये colonial sea fan की branches हैं और इसके दरमियान में ये जो है सी हॉर्स ने अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है. रीफ सैलमन आइलैंड्स की एग्जांपल है. ठीक है, तो ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बिल्कुल लग ही नहीं रहा यहाँ पे कोई जो है सी हॉर्स मौजूद है. तो इस तरह क्या होता है कि ये अपने आप को महफूज रख पाते हैं. Now discuss another example of Histrio, the sargassum angler fish. This is the fish. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि देखें इसने कितनी खूबसूरती के साथ अपने आप को अपनी जो है एनवायरनमेंट के साथ जो है हाइड किया हुआ है, कैमोफ्लेज हुई हुई है और जो है बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे कोई फ़िश मौजूद है. तो इस तरह क्या है कि ये जो फ़िश है अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेडेटर्स, बिगर फिशेस. नाउ यहाँ देखें कि इन डार्क जो लीव्स हैं इनके दरमियान आप अगर गौर से देखें तो आपको ये ब्रशकेटेड नज़र आएगा. ये देखें इस इंसेक्ट ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है और प्रोटेक्शन हासिल की हुई है अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेडेटर्स जिसमें बर्ड्स भी हो सकते हैं. Now discuss another example of camouflaged of arctic hare. ये देखें डायग्राम में ये आपको खूबसूरत सा वाइट कलर बिल्कुल वाइट कोटेड जो है आर्कटिक हेयर नज़र आ रहा है. This hair depends upon its white color to blend into the snowy background. When discovered, it turns to speed to make an escape from the predators. और देखें कि ये अपनी स्किन जो फर है इसका इस्तेमाल करते हुए जो वाइट स्नोई एनवायरनमेंट है उसकी वजह से कैमोफ्लेज हुआ होता है और जैसे ही अगर ये नज़र आ जाए तो क्या करता है कि बहुत तेज़ी के साथ भाग जाता है उस जगह से और अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेडेटर्स. Now a harbor seal pup.
This white coat harbor seal for some camouflage with the ice and snow upon which it spends much of its early life when it is especially vulnerable to predators. ये जो हार्बर सील पप है बिल्कुल वाइट है देखें, और ये स्नो भी बिल्कुल वाइट है, और ये किसी हद तक जो है कैमोफ्लेज्ड हो जाता है, और ज़्यादातर जो अपना अर्ली लाइफ टाइम है जबकि बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है प्रेडेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये यहीं गुजारता है कैमोफ्लेज्ड कंडीशन में. Now another example is of this stonefish with respect to a predator. This stonefish is encrusted with various creatures of coral reef as you can see in the diagram. ये देखें कि ये जो फिश है stonefish, इसने अपने आप को coral reef की मुख्तलिफ जो creatures हैं उनके साथ जो है camouflage किया हुआ है. camouflaging it to unsuspected prey that comes by. और इसलिए किया हुआ है कि जो भी पास से प्रे गुजरे तो वो जो है इसको देख ना सके, और ये आसानी से फिर जो पास से गुजरने वाला प्रे है जो अनएक्सपेक्टेडली वहाँ से गुजरता है तो उसको एकदम से जो है अपना शिकार बनाकर खा जाता है. ये देखें एक और एग्जांपल है कैमोफ्लेज की, ऑक्टोपस की. ऑक्टोपस भी बहुत माहिर होते हैं अपने आप को कैमोफ्लेज करने में. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें बिल्कुल जो एनवायरनमेंट है, जो छोटे छोटे पेबल्स हैं और जो ऑक्टोपस हैं उसकी स्किन का कलर और पेबल्स का कलर देखें ऑलमोस्ट सेम है. तो बहुत मुश्किल हो जाता है पास से गुजरने वाले जो भी प्रे हैं उनको समझने में या देखने में कि यहाँ पे जो है कोई भी जो क्रिएचर है, एनिमल है, वो छुपा हुआ है. तो फिर क्या होता है कि कैमोफ्लेजिंग की वजह से जो ऑक्टोपस है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और जो है उसको आसानी हो जाती है शिकार को खाने में. Now look at this diagram. In this diagram you can see the phylogenies of North America beetles. These are the beetle species, and here you can see the milkweed plant species. But now what are phylogenies? Phylogenies are mainly mirror images, or we can say co-phylogenies. The 2 or 3 exceptions may be due to errors in phylogenetic inference or to host shifts. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ जो है एक्सेप्शंस नज़र आ रही हैं. देखिए यहाँ पे सिंपल कार्डिनोलाइड्स हैं प्लांट्स में पाए जा रहे, और यहाँ पे देखें मोर कम्प्लेक्स टॉक्सिक कार्डिनोलाइड्स हैं, और अगर इधर बात करें हम तो यहाँ पे मोस्ट टॉक्सिक कार्डिनोलाइड्स कंसंट्रेटेड इन लैक्टिस. तो ये कार्डिनोलाइड्स क्या हैं? ये बेसिकली स्टीरॉइड्स होते हैं और मोस्टली प्लांट्स में पाए जाते हैं और मेनली टॉक्सिक होते हैं. These beetles exploit their food plants both for as larva which bore into the roots. लार्वे के तौर पर जो है ये फिर रूट्स में पाए जाते थे, एंड एज एडल्ट्स, और एडल्ट्स के तौर पर which eat the flowers and leaves. और एडल्ट के तौर पर इन्होंने फिर क्या किया, स्टार्ट खाना फ्लावर्स और लीव्स. तो देखें ये जो अडेप्टेशन है फिर वक्त के साथ साथ अगर यहाँ पे प्लांट में आई है तो जो बीटल्स हैं उन्होंने भी फिर अपने आप को अडेप्ट किया है इनको खाने के हवाले से. Now startle response, eye spots on butterfly. Flash suddenly when approached. The eye spots on the wings of some butterflies are thought to confuse the insect-eating birds with its own predator, such as an owl, causing the bird to cause and give the butterfly a chance to escape. अब देखिए यहाँ पे आपको बटरफ्लाई नज़र आ रही है और इस पे ये आई स्पॉट्स भी नज़र आ रहे हैं. तो क्या होता है कि जैसे कि बर्ड्स जो हैं, आउल की बात करें तो वो इस बटरफ्लाई को अगर खाने की कोशिश करता है, इसके करीब आता है तो वो एक लम्हे के लिए उस पास लेता है और ये सोचने की कोशिश करता है कि ये रियल है कि फेक हैं. तो उतनी देर में क्या होता है, बटरफ्लाई को जो चांस मिल जाता है कि वो अपने आप को एस्केप कर ले वहाँ से. नाउ स्टार्टल रिस्पॉन्स, ये देखें ये बटरफ्लाई है और ये आउल है, और ये देखें ये आई स्पॉट्स जो हैं वो फ्लैश हो रहे हैं बटरफ्लाई के विंग्स पे. When discovered in its captive disguise, some moths and butterflies can flash eye spots on their wings, startle link the predator and giving it an extra moment to make its escape.
तो क्या होता है कि ये अपने जो विंग पे मौजूद आई स्पॉट्स हैं इनको फ्लैश करती है और जो प्रेडेटर होता है वो स्ट्रटल हो जाता है और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है इसको भागने के लिए। द आई स्पॉट्स आर थॉट टू कंफ्यूज द इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स। जो आई स्पॉट्स हैं ये ख्याल किया जाता है कि इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स को जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि आउल है तो इससे क्या होता है कि बर्ड को एक पास लेना पड़ जाता है और फिर जो बटरफ्लाई है या मॉथ्स वगैरह वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। Now let's discuss about the phenomenon of mimicry. As I have discussed earlier that there are different types of mimicry. Now first of all, define the term mimicry. When a perfectly harmless animal resembles in its color and shape with a well-protected species, the phenomenon is called mimicry. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एक हार्मलेस एनिमल जो है वो रिजेंबल करता है अपने कलर और शेप में एक वेल प्रोटेक्टेड स्पीशी के साथ, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं मिमिक्री। इट अकर्स व्हेन वन स्पीशीज रिजेंबल्स एन अदर फॉर इट्स ऑन बेनिफिट। और यूजुअली इसलिए होता है कि जो एक स्पीशी है वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरी स्पीशी के साथ रिजेंबल करती है। The concept of mimicry was first given by H.W. Bates in 1862 और mimicry का जो concept था first time H.W. Bates ने 1862 में दिया था। Usually those species are mimicked which are poisonous and distasteful and have a few natural enemies। आमतौर पर वो species mimicked होती हैं जो कि poisonous होती हैं, distasteful होती हैं और या जिनके कुछ natural enemies होते हैं। Mimicry is widespread particularly among butterflies and moth। Mimicry की अगर बात करें तो ज़्यादातर हमें नज़र आती है बटरफ्लाइज और moths वगैरह में, लेकिन it is also found in various birds and some mammals। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ birds और mammals में भी mimicry पाई जाती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिमिक्री और मिमिक्री की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको डिस्कस की गई हैं टू मिलेरियन मिमिक्री और जो दूसरी है वो बैट्सियन मिमिक्री है। अब अगर हम बात करते हैं मिमेलियन मिमिक्री की तो इसकी डेफिनेशन के हवाले से देखते हैं। इट अकर्स व्हेन टू और मोर डिस्टेस्टफुल और पॉइजनस ऑर्गेनिज्म रिजेंबल ईच अदर। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज म्यूलर। अच्छा, इसका ये मतलब है कि ये तब मिमिक्री अकर करती है जब दो या दो से ज़्यादा जो डिस्टेस्टफुल या पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को रिजेंबल करती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मिसाल के तौर पर, मैनी बीज येलो जैकेट्स एंड वेस्ट हैव अ कॉमन ब्राइट येलो ब्लैक वार्निंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। व्हेन दे कॉल विच दे कैन ऑल बैकअप विद एन अनप्लेजेंट स्टिंग, जो कि फिर ये अनप्लेजेंट जो स्टिंग है उसको यूज़ करके बैकअप कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरी एग्जांपल बेट्सियन मिमिक्री की। बेट्सियन मिमिक्री क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव मिमिक्री इन विच अ स्पीशीज दैट इज ईडेबल और हार्मलेस क्लोजली रिजेंबल्स एन ईडेबल और हार्मफुल स्पीशीज एंड देयरफॉर इज अवॉइडेड बाय प्रेडेटर्स। सिंपल सा मीनिंग है कि ये एक प्रोटेक्टिव मिमिक्री की तरह है कि जब एक स्पीशी जो कि ईडेबल होती है और हार्मलेस होती है वो क्लोजली रिजेंबल करती है उस स्पीशी के साथ जो कि इन ईडेबल होती है और हार्मफुल होती है, और इस तरह क्या होता है कि वो फिर बच जाती है मुख्तलिफ प्रेडेटर्स से। मिसाल के तौर पर हार्मलेस साइफिड फ्लाइज इवॉल्व्ड अ सिमिलर कलर पैटर्न। ये देखें, ये साइफिड फ्लाइज हैं तो उन्होंने भी सिमिलर दूसरी बीज की तरह जो दूसरे वेस्प हैं उनकी तरह अपने कलर पैटर्न्स इवॉल्व किए हैं और इस चीज़ का फिर फ़ायदा उठाती हैं, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अवॉइडेंस ऑफ येलो ब्लैक पैटर्न्स, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फिर जो है दूसरे जो प्रेडेटर्स वगैरह हैं उनसे ये फिर बच जाती हैं। नाउ डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ बटरफ्लाई। Batesian mimicry between toxic monarch. This is the poisonous toxic monarch known as model, and the harmless viceroy mimic. This is the mimic. Another example is of Müllerian mimicry, where both ecological sympatric pairs are distasteful and both have warning coloration. Here you can see that the both pairs are distasteful.
A bird that consumes any member of these two pairs is likely to avoid all the two species in the future. Now हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ monarch. Adult monarch butterflies are protected from birds and other predators by the toxins in their tissues. कि जो अडल्ट बटरफ्लाइज हैं और वो प्रोटेक्ट होती हैं दूसरे बर्ड्स और प्रेडेटर्स से उन टॉक्सिन्स से जो कि उनके टिश्यूज में पाए जाते हैं. These toxins are incorporated from the milkweeds they feed on as larvae. ये जो टॉक्सिन्स हैं इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं बटरफ्लाइज की बॉडी में तब जब वो उन पे फीड करती हैं जब वो कैटरपिलर्स होती हैं. अब ये देखें यहाँ पे साइकिल में ये एग है, ये कैटरपिलर है लार्वा और इससे फिर आगे कैटरपिलर बिगनिंग जो प्यूपेट हो जाता है. उसके बाद क्राइसैलिस प्यूपा है ये और इस क्राइसैलिस प्यूपा से फिर बटरफ्लाई फाइनली इमर्ज होती है और देन दिस इज द अडल्ट बटरफ्लाई. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. ब्लू जे लर्निंग avian to disgraceful monarch. Figure A and figure B. Now figure A, this hand-reared blue jay, having never eaten a monarch, rips off the wings and wobbles down the body. यहाँ पे ये देखें उसको उसके विंग्स उसको फाड़ रही है, तोड़ रही है और उसकी जो बॉडी है उसको खाने की कोशिश कर रही है. और बी में देखें द टॉक्सिन्स क्विकली मेक द ब्लू जे सिक. और जो टॉक्सिन्स उसकी टिश्यूज में पाए जाते हैं फ़ौरन उसको सिक कर देते हैं. एंड इट स्पिट्स अप द मोनार्क और वो फ़ौरन से जो है उस मोनार्क को छोड़ देती है. देयर आफ्टर इवन इफ प्रेजेंटेड अ मोनार्क लैकिंग सच टॉक्सिन्स. और अगर इसको वही मोनार्क बेशक उसमें टॉक्सिन्स ना पाए जाते हैं उसके सामने आए द ब्लू जे रिफ्यूजेस इट. तो ब्लू जे क्या है फ़ौरन उसको रिफ्यूज़ कर देता है, वो कभी भी उसको नहीं खाता क्योंकि एक दफ़ा वो उसको एक्सपीरियंस कर चुका है. फिर जो सेम मिमिक जो मोनार्क उसके सामने आएगा तो वो उसको रिफ्यूज़ कर देगा और यही समझेगा कि अगर वो इसको भी खाएगा तो सेम एक्सपीरियंस होगा जो कि उसने पहले किया. Dodo bird extinct. The flightless dodo lived on the islands of Mauritius off the coast of Africa until the last bird was killed in 1681. It fed on plants and seeds, including the seeds of Calaveria tree. ये जो डोडो बर्ड है ये फ्लाइटलेस बर्ड था और आइलैंड्स ऑफ मोराइटस में जो पाया जाता था अफ्रीका में वहाँ ये रहते थे. और जब लास्ट बर्ड जो कि 1681 में किल किया गया तब तक ये पाए जाते थे और ये सीड्स खाते थे प्लांट्स के, स्पेशली द कैलेवेरिया ट्री. ये देखिए ग्राफ में आप अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, इंडियन ओशन है, ये जो है आइलैंड्स हैं मोराइटस के. ये डोडो बर्ड है. और अब हम बात करते हैं द सीड्स हैड इवॉल्व्ड थिक कोर्स टू सर्वाइव द पैसेज थ्रू द ग्राइंडिंग डिजर्ट ऑफ द डोडो. तो सीड्स जो थे इस ट्री के उनके ऊपर थिक कोर्स थे उन्होंने इवॉल्व किए हुए ताकि वो सर्वाइव कर जाएं जो ग्राइंडिंग पैसेज था डिजर्ट ऑफ द डोडो बर्ड. With the extinction of the dodo, जब जो डोडो बर्ड है वो एक्सटिंक्ट हो गए, these seeds no longer made such an abrading trip through the digestive tract. The cord remained thick, and the young tree embryo could not easily germinate. और जैसे ही डोडो एक्सटिंक्ट हो गए तो ये जो सीड्स हैं इन्होंने फिर इस तरह की जो एब्रेडिंग ट्रिप है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के वो नहीं हो सके. तो फिर क्या है कोड रिमेन थिक, वो तो ठीक रहा लेकिन जो यंग ट्री एम्ब्रियो हैं वो उस तरह आसानी से जर्मिनेट नहीं कर सके. फ्लिकर फ्रीक्वेंसी, ये देखें यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें स्नेक है. ए डायग्राम में भी ये देखें यहाँ पे स्नेक, बी डायग्राम में भी ये स्नेक, सी में भी और डी में भी. A newborn water snake shown crawling. Crawling में जो है दिखाया गया है A एंड C और मोशनलेस हालत में दिखाया गया है B और D में. ये देखें इन मोशन की हालत में यहाँ ये देखें A और C में द स्नेक्स बैंडिंग पैटर्न्स लुक इवनली ग्रे. जो उसके बैंडिंग पैटर्न्स है वो हमें एक जैसे ग्रे दिखाई दे रहे हैं. एज इट वुड व्हेन एक्सीडिंग द फ्लिकर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रेडेटर. और ये हमें तब दिखाई देते हैं कि जब बहुत तेज़ी से कोई भी प्रेडेटर अगर उसको
पीछा उसका कर रहा होता है, तो उससे बचने के लिए वो बहुत तेजी से फरार होने की कोशिश करता है। तो हमें इस तरह की जो है ग्रे, इवनली ग्रे बैंडिंग पैटर्न्स दिखाई देते हैं। और जब वो अपनी जो है मोशनलेस हालत में होता है, तो यही देखें स्नेक में हमें बैंडिंग पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। Thank you, and that's all about today's lecture.